बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 100% मिसाइल ईरान के ख़त्म कर दिए थे, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा नहीं, 50% मिसाइल जो है वो सलाहियत ईरान के पास अभी बाकी है और ईरान इतने हथियार रखता है कि वापस 50% हथियारों से हमला भी कर सकता है। एक और नाज़रीन डेवलपमेंट आई इसमें, ये बड़ी दिलचस्प है। ईरान के नायब सदर का एक स्टेटमेंट है, पहले वो आप देख लें। ईरानी नायब सदर ने कहा कि माजी में हमारी तौहीन करने वाले ममालिक, वो ममालिक जो हमें जलील करते थे, वो ममालिक जो हमें जेट फ्यूल बरामद करने से इनकार करते थे, आज वही ममालिक अपनी तवानाई की सप्लाई को महफूज बनाने के लिए और अपने बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में से गुजारने के लिए हमसे इजाज़त के लिए इल्तजा कर रहे हैं। ये बड़ा फातिहाना किस्म का स्टेटमेंट है। यानी ये तो ईरान ऐसा लगता है अपनी फतह का ऐलान कर रहा है कि जो ममालिक कल तक ये करते थे वो करते थे, आज वो ममालिक देख लें कि हम कैसे। ये गुज़िश्ता 2 दिनों से ईरान के स्टेटमेंट बड़े सख्त हो रहे हैं। ईरान के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो कभी यूरोपियन स्टेटमेंट्स के खिलाफ बात करते हैं। यानी एक और स्टेटमेंट मैं देख रहा था, ईरान के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जर्मनी का, क्योंकि एक बयान आया अमेरिका के बारे में कि अमेरिका के पास कोई मंसूबा नहीं है इस जंग से निकलने का, और उन्होंने कहा कि ये मामला इस तरीके से हल भी नहीं होगा। लेकिन उन्हें भी याद दिलाया गया ईरान की जानिब से, ईरानी क़यादत की जानिब से कि जनाब आप भी दिसंबर में ये कह रहे थे कि चंद हफ्तों के अंदर ईरान का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो देखें, हम तो अपनी जगह पर खड़े हैं। तो ईरानी ना अब सबको जवाब दे रहे हैं। यूरोपीय ममालिक में भी कुछ को जवाब दे रहे हैं, अमेरिका को भी जवाब दे रहे हैं, इसराइल को भी जवाब दे रहे हैं और जारहाना बयानात दे रहे हैं। ये नायब सदर का स्टेटमेंट ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा जो ममालिक हमें जलील करते थे, हमारी तौहीन करते थे, हमें जेट फ्यूल बरामद करने से इनकार करते थे, वो हमसे इल्तजा कर रहे हैं कि हमारे जहाज़ों को यहाँ से गुजरने दें आबनाए हुर्मुज़ में से। तो ईरान का रवैया रशिया जाने के बाद, मैंने कहा ना, काफ़ी उन्हें कॉन्फिडेंस आया है। रशिया ने, मुझे लगता है कि ईरान के साथ काफ़ी सारी चीज़ें तय की हैं। नेटो का सालाना एक सरबराही इजलास होता है नाज़रीन। ये नेटो के जो ममालिक हैं, ये मगरबी ममालिक हैं, ज़्यादातर अमेरिका के सारे इत्तहादी हैं। तो ये नेटो ममालिक इकट्ठे होते हैं, इनका सालाना एक सरबराही इजलास होता है जिसमें तय करते हैं पूरा साल क्या हुआ, अगले साल क्या होगा, और ये अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। अब नेटो वाले जो हैं वो इस रवायत को ख़त्म करने पे गौर कर रहे हैं कि अब हर साल इजलास बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। और सादा जो उसकी वजह बताई जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में, वजह ये बताई जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड करना चाहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा नेटो की सरबराही इजलास के अंदर, वो कोई ना कोई ऐसी बात करेगा, बड़ी बदमज़गी अमेरिका की और मगरबी ममालिक की पैदा हो जाएगी। तो ट्रंप के साथ कशीदा मुलाकात से बचने की कोशिश है, ये और कुछ नहीं है। तो इस मामले में वो कहते हैं जनाब इसको, मामले को अगर मौखर ही कर दिया जाए तो अच्छी बात है, नेटो का जो सरबराही इजलास है वो ना हो। चीन ने नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है और चीन ने वही पोजीशन उनकी वही है, लेकिन ये अमेरिका के लिए बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त सबका मसला बना हुआ है ना। तो इस पर चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो चीन के सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने कहा जी कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की जो असल वजह है वो अमेरिका और इसराइल का ईरान के ऊपर हमला है और ये बिला जवाब हमला है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इन्होंने ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर और आबनाए हुर्मुज़ उसके बाद बंद होगी, तो जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका का हमला है, चाइना ये कह रहा है। फिर वो ये कहता है कि इस मसले का जामे और मुस्तकिल हल क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी में है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा, वरना ये मसला हल नहीं होगा। तो इसमें सारे बैठ के एक मुस्तकिल जंगबंदी करवाएं जिसके नतीजे में ये मसला हल होगा, वरना ये मसला इसी तरह जारी रहेगा। नाज़रीन, कुन्नर में वहाँ पे एक हमला हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है, और वो कहते हैं जी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे इस हमले में। अब पाकिस्तान ने जो है वो ये कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने ये अटैक कुन्नड़ में नहीं किया। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि कुन्नड़ में कोई दहशतगर्दों का मरकज़ था, वहाँ पे कोई तरबियत दी जा रही थी दहशतगर्दों को, और वहाँ कोई धमाका हो गया तरबियत के दौरान, और वो नुकसान पाकिस्तान पे डालने की वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। जबकि अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अटैक किया गया है और वहाँ बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में वो ये दावा करते हैं कि वहाँ सिविलियंस का नुकसान हुआ है। अब ये तो अफगानिस्तान का मामला ना, इस पे तो अफगानिस्तान का मौक़िफ़ अपना है, पाकिस्तान का अपना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन में 3 बड़े खौफनाक वाक़यात हुए हैं। हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद फ़हीम साहब, वो इसको रिपोर्ट करते हैं कि एक दिन में 3 मुबैना ड्रोन हमले हुए। खैबर अकाखेल में ड्रोन हमला, बच्चों समेत 7 अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। पेशावर हसन खेल में ड्रोन हमला, और शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक लियाकत अली वज़ीर का बेटा और 2 भतीजे समेत 3 बच्चे भी वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो ये ड्रोन हमले हो रहे हैं, इनके खिलाफ एहतजाज भी जारी है। खैबर में घर पे मार्टर गोला गिर गया, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है। बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसके बाद वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया।
और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने बंद किया वहाँ पे सड़क को, उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया। MNA भी वहाँ पे जो मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो भी आ गए। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में कोई बड़ी आइडियल नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है अगर सारी की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इदारे वो लॉ इन्फोर्समेंट पे ही तवज्जो दें, अमन व अमान पे ही तवज्जो दें, और अपने जो बाकी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको मौखर करें या बंद करें, उन चक्रों में ना पड़े। सीधा सीधा जो काम है करने वाला उस काम की तरफ वो आए। यहाँ ज़्यादातर तवज्जो इस बात पे होती है कि इमरान खान को कैसे गिराना है, इमरान खान को नुकसान कैसे पहुँचाना है, पाकिस्तान में मौजूदा रजीम को बरकरार कैसे रखना है, एक्सटेंशन कैसे लेनी है, ताहयात इस्तिस्ना को कैसे बचाना है, ज़्यादा माल कैसे बनाना है। पाकिस्तान में देखें ना, इन्होंने दावे किए थे कि बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी। SIFC बनाई थी आर्मी चीफ ने और खरबों डॉलर का कहा था कि इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, इतना वहाँ से आ जाएगा। तो 250 अरब तो इन्होंने गिनवाया हुआ सीधा सीधा ही फिंगर टिप्स के ऊपर। 1 अरब डॉलर भी ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए, बल्कि जो पैसा दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ था वो भी अब आंखें दिखाते हैं। UAE ने अपना पैसा वापस मांगा, वो पैसा वापस किया कैसे, वो सऊदी अरब से लेके वापस कर दिया और उसके बदले में फौरी तौर पे सऊदी अरब में अपनी फ़ौज भिजवा दी, अपने तैयारे और लड़ाई का सामान भिजवा दिया। और देखें ये उस मुआहदे के तहत मुझे देखें कोई एतराज़ नहीं है। सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 मुसलमान मुल्कों में लड़ाई हो जाए तो फिर पाकिस्तान को कहाँ खड़े होना है, इसके ऊपर हमने कभी डिस्कशन ही नहीं की। जो अहम नुकता है वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर कोई दुश्मन मुल्क ऐसा अटैक कर दे जो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। फर्ज करें सऊदी अरब पे इसराइल अटैक कर देता है, तो पाकिस्तान तो पूरा खड़ा हो जाएगा सऊदी अरब के साथ और कहेगा जी हम आपके साथ हैं, ऐसी तैसी, हम भी मरेंगे, इनको भी मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब की और ईरान की लड़ाई हो जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? ऐसे में पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? ये चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए थी, ये चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस होनी चाहिए थी। सियासतदानों को, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को इसका फैसला करना चाहिए था, अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए, अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हुआ ये कि ये फैसला बारों बार कर दिया गया। आर्मी चीफ कमिटमेंट देकर आ जाते हैं किसी नाश्ते में, किसी खाने में, किसी जगह पे, किसी महफिल में, किसी मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब साथ होते हैं और उसके बाद वो काम वो कर दिया जाता है। फिर कोई नहीं देखता कि जनाब कोई कानूनी चीज़ है, कोई आईनी चीज़ है, कोई मुशावरत भी कोई चीज़ होती है, अवाम की राय भी कोई चीज़ होती है, तब कोई कुछ नहीं देखता। बहरहाल पाकिस्तान के हालात तो इन्होंने बेहतर नहीं किए। अभी एक खबर अच्छी है आज के दिन में मेरे पास, कल जो है वो ज़मानत हो गई फ़खरुर रहमान साहब की। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था बोगस किस्म के मुकदमे में। बड़ा तकलीफ दे था उनको हथकड़ियों में देखना। तो अच्छी बात यह है बिलाखिर वो रिहा हो गए हैं। और यानी सहाफ़ियों को तो दीवार के साथ लगाया हुआ है पाकिस्तान में। और जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया ना, चंद मिनट के बाद वो तुर्की के टीवी पे लाइव जाने वाले थे। अगर ये ड्रामा चंद मिनट के बाद होता ना तो इंटरनेशनल मीडिया भी देखता कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को कैसे उठाया जाता है, कैसे गिरफ्तार किया जाता है। ये पाकिस्तान की और बदकिस्मती हो जाती। और वो बल्कि मेरी बात हो रही थी वकील साहब से, तो वो मुझे बता रहे थे कि फ़खरुर रहमान साहब ने कहा कि अच्छा हुआ मैं लाइव नहीं था तुर्की टीवी के ऊपर, अगर मैं वहाँ लाइव होता या उनके साथ बात कर रहा होता तो ये मुसीबत बन जाती, पाकिस्तान की शर्मिंदगी हो जाती। अब वो आदमी पाकिस्तान के बारे में ऐसे सोच रहा है और आप उसको उठाकर ले जा रहे हैं, मुल्क का दुश्मन बना रहे हैं। हद हो गई। वैसे अपने ज़ाती मफाद के लिए निज़ाम इस लेवल तक गिर जाता है। और वैसे भी जो मुझे पता है कि इस बात पे गुस्सा, उन्होंने एक दिन बताया था कि आसिम मुनीर साहब निजी महफिलों में हर जगह कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इमरान खान बाहर नहीं आता। ये बात सारे जानते हैं, कुछ पाने वाली बात तो नहीं है। सब जानते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इस्तिस्ना लिया उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि ये अंदर से डरे हुए हैं, तो ये इमरान खान से खौफजदा हैं, ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इस्तिस्ना चीज़ ही ऐसी, वो लेने का मकसद ही मुझे समझ आ गया था। यानी मैं समझता था कि शायद वो मामला कुछ और है, लेकिन नहीं, इस्तिस्ना जो है वो दलेर आदमी का काम नहीं है, वो सामना नहीं कर सकेंगे इमरान खान का, जो मुझे वैसे दिखाई दे रहा है। फिर एक और चीज़ ये है कि मुतीउल्लाह जान साहब को अब नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। न्यूज़ ने उनको अचानक बताया जनाब आप घर जाएं, आपकी अब ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानियों के साथ ना एक नॉर्मल चीज़ हो गई। आज मुतीउल्लाह जान है, इससे पहले और बहुत सारे सहाफ़ी थे। दर्जनों सहाफ़ियों की नौकरियाँ चली गई हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी हुकूमत में जा रही हैं, पिछली हुकूमत में भी जाती थी, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी जाती थी, उससे भी पिछली हुकूमत में जाती थी। तो ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता आ रहा है। सहाफ़ियों को दबा कर रखते हैं, जो आदमी भी खबर देता है मंशा के खिलाफ उसको ऐसी तैसी फेर देते हैं। लेकिन हर दौर में ना हुक्मरानों से ज़्यादा जो सहाफ़ियों को तकलीफ़ देते हैं ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। हामिद मीर के प्रोग्राम की बंदिश के पीछे भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, बाकी जो प्रोग्राम बंद होते थे उनके पीछे भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती थी। सहाफ़ियों के प्रोग्रामों की बंदिश हो, या उन्हें नौकरियों से निकलवाना हो, या उन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर करना हो,
या उनकी जान से खेलना हो, इसके पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। इमरान खान के दौर में ये जुल्म और बर्बरियत हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया। मोतीउल्लाह जान साहब को एजेंसियों ने अगवा किया, 5 घंटे में एक्शन हुआ था। इमरान खान साहब ने, कैबिनेट ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। और सहाफ़ियों के साथ जो हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस वक्त एक्शन लिया जितना वो कर सकते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो परवाह ही नहीं की। ये तो सहूलतकार बन गए बहुत अच्छी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब मोतीउल्लाह जान साहब भी गए, 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अपनी जान बचा कर आए, नौकरियां भी चली गई, सब कुछ चला गया। पाकिस्तान के अंदर दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके प्रोग्राम्स होते थे, जिनकी नौकरियां होती थी, उनसे नौकरियां भी छीन ली गई, उनके प्रोग्राम्स भी बंद कर लिए गए, वो बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही सहाफ़ी हैं। तो ये एक रूटीन बनती जा रही है और इसको एक नया नॉर्मल बना दिया गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सहाफ़त करना अब बड़ा रिस्की काम है, यानी इसमें बहुत रिस्क है। अगर आप पाकिस्तान में सहाफ़त करते हैं, आपका किसी दिन भी आपकी नौकरी छीनी जा सकती है, आपकी आमदन बंद हो सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं, आपको उठाया जा सकता है। आजकल एक नई वारदात भी की जा रही है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स थे ना, इन पे बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने, बड़ी कोशिश की कि ये इमरान खान के खिलाफ बोलें। वो इसके लिए कोई आमादा नहीं हुआ। तो अब वो एक नई स्टेज ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ ना बोलें, आप इमरान खान के लोगों के खिलाफ बोलें। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करें, मुखालफत पैदा करें, तहरीक इंसाफ में आप लड़ाइयाँ करवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद कई अकाउंट से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं। इमरान खान की कोई बुराई नहीं करता, लेकिन एक ने ये ग्रुप बनाया हुआ है, एक ने वो ग्रुप बनाया हुआ है, एक ने वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीकाकार होता है ना चीज़ों से डील करने का। जब उन्होंने देखा कि ये इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहा है, सारे उसके साथ खड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको आपस में तो लड़ाओ, कम से कम कमज़ोर तो करो इनको। तो उस कोशिश में वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन कोई एक वाक़या होता है और सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये बार बार होता है।